हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि फौज ख्वाजा साद रफीक के बयान से नाराज क्यों है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज से फौज का क्या बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। We have done enough and we cannot do any more for anyone. जो स्टेटमेंट है वो it doesn't appear to be unintended and the statement is very irresponsible and unwarranted. अगर कोई साजिश है तो we should come up with evidence कि क्या साजिश है। 2017 के इख्तिताम पे पाक फौज ने आज मीडिया के जरिए अवाम के सामने अपनी 1 साल की कारकर्दगी का जायजा रखा, जो कि बहुत खुश आइन था, बहुत पॉजिटिव था। और इसमें पाक फौज की साल 2017 में दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी भी कोशिशें, जितनी भी कामयाबियां थी, वो आज डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने मीडिया के जरिए अवाम के सामने रख दी, जिसमें काफी बड़ी कामयाबियां हैं और काफी बड़े स्टेटमेंट सामने आए थे। खासतौर पर ये जहां अमरीका को बगैर नाम लिए मुखातिब करते हुए पाक फौज ने कहा कि अब पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा ना किया जाए। इसके अलावा ज़र्ब अज़्ब और फसाद की कामयाबियों के हवाले से भी तस्करा किया गया। फाटा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए पाक फौज के जो कारनामे हैं, जो कारकर्दगियां हैं, उनका भी जिक्र किया गया और यह भी बताया गया कि कितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं जो पाक फौज ने नाकाम बनाई 1 साल के दौरान। लेकिन जब डीजी ISPR से सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ तो उसमें 2 सियासी सवालात ऐसे थे सहाफियों की जानिब से कि उनका जवाब देने में शायद पाक फौज के तर्जुमान उलझ कर रह गए, बावजूद इसके कि उन्होंने कहा कि वो सियासी सवालात के जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन उन 2 जवाबात ने पाक फौज की जो आज कारकर्दगी का जायजा था उसको दबा कर रख दी। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि वो सवालात क्या थे। खासतौर पे ख्वाजा साद रफीक साहब की एक स्टेटमेंट के मुतालिक क्या सवाल था, जिस पर डीजी ISPR ने क्या जवाब दिया था। पहले जरा सुन लीजिएगा कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने ऐसा क्या कह दिया था कि पाक फौज का उस पर शदीद रद्द अमल सामने आया है। सुनिएगा जरा। पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार ने सेनेट में खिताब किया, बहुत बड़ा वाकया है। उनका बयानिया वही है जो बयानिया हम सबका बयानिया, उनके हमारे नैरेटिव में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत हौसला अफजाई की बात है और ये पहले फौज के सरबराह हैं जिन्होंने इतनी खुलकर, बल्कि डंके की चोट पर उन्होंने जमहूरी नॉर्म्स की और जमहूरियत के तसलसल की हमारे किया, डंके की चोट पर। इसकी तारीफ की जानी चाहिए और इसकी तारीफ सिर्फ हम नहीं करते, उन्हें भी करनी चाहिए जिन पर उनका हुक्म लाजम है, उन्हें भी उस हुक्म की अताअत करनी चाहिए। और मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूं और हमने सुना है कि सिपह सालार एक निहायत जमहूरी मिजाज के हामिल शख्स है। जो भी उनसे मिलता है वो आके ये बात बताता है। ये बहुत खुशकुन बात है, ये बड़ी उम्दा बात है। इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए डेमोक्रेट्स की जानिब से, इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए और इसको सपोर्ट हम भी करते हैं। इसे सपोर्ट उन्हें भी करना चाहिए जो छोटी छोटी शरारतें करते रहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी शरारतें हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी। हम उन्हें ज्यादा माइंड नहीं करते, लेकिन इसका सिलसिला अगर हम बंद कर दें तो क्या ही अच्छा। ये था ख्वाजा साद रफीक साहब का कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट, जिसपे आज जनरल आसिफ गफूर साहब से सवाल किया गया था। उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुनिएगा। जो स्टेटमेंट है वो it doesn't appear to be unintended and the statement is very irresponsible and unwarranted because you are targeting the chain of command and the subordination system of Pakistan Army. Pakistan Army जो है वो एक बहुत डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। जो आर्मी चीफ है उसके एक इशारे पे, उसके एक हुक्म पे जो सारी फौज है वो उस तरफ देखना शुरू हो जाती है जहां वो चाहते हैं। तो अगर ये डिसिप्लिन और ये सबऑर्डिनेशन आर्मी में ना हो तो पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी ना हो। और आर्मी चीफ के ऑर्डर पे जो इतनी हम कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं,
फिर तो हर कोई बंदा पूछ के अपनी मर्जी से काम करे। तो पाकिस्तान आर्मी इज एन इंस्टीट्यूशन विच टेक्स प्राइड इन इट्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो वी टेक दिस स्टेटमेंट विद कंसर्न, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसमें यह भी देखें कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोटेक्ट करता है। आप एक ऐसी स्टेटमेंट दें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन में आती है। इफ आर्मी इज डिटरमिन्ड एंड कॉन्फिडेंट टू स्टे विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन एंड एवरी पर्सन कि वो आइन और कानून के एहतराम करें, उसके दायरे में रहें। अगर ऐसी लाइन छेड़ेंगे तो बहुत सारे इख्तलाफ पैदा होंगे। पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसके अलावा एक सवाल उनसे किया गया कि नवाज शरीफ साहब मुसलसल साजिशी अनासिर की तरफ इशारा करते रहते हैं, तो पाक फौज की तरफ से क्या जवाब में खामोशी रहेगी? DGISPR ने कहा कि जी, इस हवाले से बिल्कुल खामोशी रहेगी क्योंकि सियासी सवालात हैं, लेकिन अगर कोई साजिश हो रही है तो उसके ठोस सबूत सामने लाए जाएं। इसी हवाले से बात करेंगे। तर्जुमान वजीर आजम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसद्दिक मलिक साहब। और ये बहुत तहलका अंगेज जवाबात हैं जो कि DGISPR ने दिए हैं। सियासी सवालात उनसे किए गए, जबकि वो पाक फौज की कारकर्दगी के हवाले से आज एक जायजा रिपोर्ट अवाम के सामने रख रहे थे। पहले तो ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब पिछले 5-6 सालों से कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, लेकिन वक्त आने पर बताएंगे। अब तो पाक फौज ने भी मुतालबा कर दिया है कि जी बताएं अगर कोई साजिश हो रही है और ठोस सबूत दें इसके। तो कहां है आप लोगों के पास सबूत? लाएंगे आप लोग सामने? मेरे ख्याल में मैंने तो ऐसा नहीं सुना जिस तरह की आप बात करें, क्योंकि फौज जो है वो तो पहली बात तो बड़ी खुशाइंद है कि चीफ ऑफ द स्टाफ ने भी आइन की बात की, जमहूरियत की बात की, और आज भी आइन का जिक्र किया है जनरल साहब ने, मेजर जनरल साहब ने। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कन्नी कतराने की कोशिश की, राइटफुली सो, सियासी सवालात से, क्योंकि आज फौज की कारकर्दगी पे वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। मगर शायद सहाफ़ी जो हैं वो आपको पता बहुत मुशाक होते हैं, तो आपने ये कोई तीर वहाँ पे आजमाए हैं जिसके जवाब में शायद सियाको सबाक से हट के, क्योंकि मैंने उनकी भी ना ख्वाजा साहब की देखी थी पूरी, वो अभी मैंने सुनी है आप ही के प्रोग्राम में, और ना मैंने जनरल साहब की गुफ्तगू पूरी सुनी है। अब तो आपने सुन ली ना, अब तो आप मेरे प्रोग्राम में आपने सुन ली। उन्होंने कहा कि जी ये गैर इरादी नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना है, ये अनवारंटेड है, यानी कि नाजायज है, गलत है, और एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि ये गैर आईनी है। देखिए, आइन की स्पिरिट जो है मेरे जहन के अंदर तो ये है कि फ़ौज को सियासी मामलात में ना धकेला जाए, और मेरे ख्याल में जो हमारे मुल्क के सहाफ़ी हैं उनको भी इस तरह के सवालात नहीं पूछने चाहिए जिसके जवाब में फ़ौज जो है वो सियासी मामलात के अंदर उलझ जाए। और हमारे आइन सवालात पर तो पाबंदी ना लगाए ना, आप वो बात करें जो आपको करनी चाहिए। आप सहाफ़ियों के सवालात पे आ गए हैं। आप ये बताएं कि DGISPR ने जो कहा है कि जी साजिश है तो ठोस सबूत सामने लाए जाएं, ये तो सीधा सीधा मुतालबा है आप लोगों से, नून लीग से। देखिए, आप लोग ठोस, आप तो मुझसे नाराज हो गई हैं प्रोग्राम पे बुला के। मैं तो ये रेफरेंस दे रहा हूं कि अगर आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट पढ़ें तो उसमें बड़ी वाज़ेह शक्ल के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी हुकूमत का हिस्सा हो, कोई भी इदारा, वो कोई भी ऐसी बात नहीं करे, ना टेलीविज़न पे, ना रेडियो पे, ना अखबार में, जिससे गवर्नमेंट को एम्बैरसमेंट हो। इस वजह से मैं बार बार इस बात को सामने ला रहा हूँ कि इस तरह के सवालात जो सहाफ़ी पूछते हैं जिनसे फ़ौज को सियासत में लाया जाता है वो मुनासिब नहीं है। अब मैं आपके जवाब की तरफ आता हूँ। देखिए, बात यह है कि मैंने अभी साद रफ़ीक साहब का पैगाम, ये जो बयान है वो आप ही के उसमें सुना है, तो मुझे तो उसके अंदर एक तो उन्होंने चीफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जिन शरारतों का जिक्र किया है या उन्होंने जो अंदिया दिया है कि वो लोग जो डायरेक्टली चीफ के अंडर हों, उनको भी इस पे इसी जो डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं पहली बात तो ये कि इसका जवाब आपको साद रफ़ीक साहब से ही लेना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैंने तो सवाल आपसे साद रफ़ीक के बारे में किया ही नहीं था। मैंने तो सवाल आपसे नवाज शरीफ साहब के बारे में किया था कि फौज ने कहा है कि साजिश अगर हो रही है तो ठोस सबूत सामने लाए जाए। मेरा सवाल तो ये था। जी बिल्कुल, उसकी जी बिल्कुल ठीक है, उसका तो बड़ी वाज़ेह शक्ल में सबूत जो हैं वो रोज जो इनकंसिस्टेंसीज हैं जजमेंट्स में उसके हवाले से सामने लाए जाते हैं। उसमें तो कोई ऐसी दो टोक बात की जाती है, उसमें कोई झुकाव, कोई पर्दे के पीछे वाली बात ही नहीं है कि जब आप एक जगह पे कहते हैं कि ऑफशोर कंपनियां हलाल हैं और दूसरी जगह पे कहते हैं हराम हैं, जब आप कहते हैं कि एक किस्म का बेनिफिशियल ओनर हलाल है और दूसरा बेनिफिशियल ओनर हराम है, जब आप कहते हैं कि आपने अपने बेटे से
से तनख्वाह जो नहीं ली उस पर वो आपका एसेट आप डिस्क्वालीफाइड हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इनसाइड ट्रेडिंग करने के बाद, पकड़े जाने के बाद, 8 करोड़ रुपए के करीब जमा करवाने के बाद फिर भी आप सादिक और अमीन हैं, तो फिर ये इनकंसिस्टेंसीज तो हम ला रहे हैं, इसी को हम साजिश कह रहे हैं, बार बार सामने ला रहे हैं, और आपको और तफासील चाहिए तो मैं उसी मुकदमात के फैसले जो हैं उनके स्पेसिफिक रेफरेंसेस जो हैं वो आपके सामने पेश कर दूंगा, और इनकंसिस्टेंसीज की वजह से डॉक्टर साहब इन साजिशों के सबूत पे तफसील से भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इतनी तफसील देने का भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान वज़ीर आज़म, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची की, बात करेंगे मुस्तफा कमाल साहब से। स्टे जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे कराची के हवाले से, बात करेंगे मुस्तफा कमाल साहब से। सब ये मिलकर एक जुबान होकर कह रहे हैं कि सिंध की आबादी 70 लाख कम कर दी गई है। ये जो 70 लाख कम की गई है, ये सिंध के शहरी इलाकों कराची और हैदराबाद से कम की गई है। कराची में सियासत ने आज एक नई करवट ली है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब ने, उनकी सियासत में आज एक नई तेजी आई है। खासतौर पे 24 दिसंबर के लियाकताबाद कराची में जलसे के बाद पाक सरजमीन पार्टी में ऐसा महसूस होता है कि उसकी सियासत में एक नई रूह फूंक दी गई है। आज पीएसपी ने एमक्यूएम की एक और पतंग काट ली, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तीर कमान तान ली। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी पे लफ्जी वार किए गवर्नेंस के हवाले से, बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान के एक एमपीए शहराज वहीद का शिकार भी किया। इसके अलावा आने वाले इंतखाबात 2018, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैयारी शुरू कर दी है, और जिस पर मुस्तफा कमाल साहब मुसलसल अपने तहफ्फुजात का मरदमशुमारी के हवाले से इजहार करते रहे हैं, तो उसी मरदमशुमारी के बारे में मुस्तफा कमाल साहब ने आज भी तहफ्फुजात का इजहार किया और कहा है कि कराची हैदराबाद के 70 लाख लोग मरदमशुमारी में से निकाल दिए गए हैं, जो कि जाहिर है वोटर्स डेटाबेस पे एक बड़ा इफेक्ट डालेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी पे जो लफ्जी तनकीद की, उससे पाक सरजमीन पार्टी क्या हासिल करना चाहती है, अपने वोटर्स को किस तरह से मुतमईन करना चाहती है, या वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहती है, कराची के तमाम तर मसाइल पे, तमाम तर मामलात पे बात करेंगे। पीएसपी के सरबराह जनाब मुस्तफा कमाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और 24 दिसंबर बहुत अच्छा, बड़ा जबरदस्त जलसा किया आपने। क्या कहा जा सकता है कि उस जलसे ने आपकी सियासत में एक नई रूह फूंक दी, और आज आपकी सियासत में एक नई तेजी देखी है हमने? नहीं, मैं समझता हूं कि जो जद्दोजहद इवॉल्व जिस तरह से हम हुए हैं पिछले पौने 2 सालों में, 24 दिसंबर का दिन कराची वालों ने ये बता दिया। हमें तो फीलिंग्स थी सारी कि लोग हमसे क्या बात कर रहे हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से क्या बात कर रहे हैं, मुझसे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन शायद दुनिया को ये नहीं पता था। तो दुनिया को पहली दफा ये पता चल गया है कि कराची के लोगों ने पाक सरजमीन पार्टी के साथ वो खड़े हो गए हैं, उसकी आवाज के साथ आवाज मिला ली है, और वो जिनके पास जो लोग मैंडेट्स रखकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, कैमोफ्लेज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि जी मैंडेट हमारा है, शहर का पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड ये कहता है, वो कहता है, वो सारे रिकॉर्ड जो है वो ज़मी बोस हो गए हैं। मेरे पास कोई काउंसलर नहीं था, मेरे पास कोई एमपीए नहीं है, मेरे पास कोई एमएनए नहीं है, कोई मेयर नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में फैमिलीज का आना, माओ का, बहनों का, बुजुर्गों का, जवानों का, मेरे पास कोई काउंसलर एमएनए एमपीए नहीं है। मैं तो एक छुट्टी दरख्वास्त अभी किसी की मंजूर नहीं करा सकता हूं ऑफिशियली यहां पर। उसके ऊपर इतना बड़ा टर्नआउट अल्हम्दुलिल्लाह कराची ने बता दिया है कि वो किसके साथ खड़े हैं, और कराची ने बता दिया है कि वो किस नैरेटिव के साथ हैं। तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं इसलिए कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है मैं किसी एक आदमी को भी अपनी बात समझा सकूं। ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मेरी बात उनके लोगों, कराची के लोगों के दिलों में डाली, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाला वक्त पीएसपी का है, और इंशाअल्लाह ताला पीएसपी प्रेवेल करेगी।
मुस्तफा भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपकी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी वोटर्स के हवाले से स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि 2013 से पहले, इंतखाबात से एग्जैक्टली पहले हमने यही सारा सिनेरियो, यही सारी एनर्जी, यही सारा पैशन देखा था। उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गुड्डी जो है वो बहुत चढ़ रही थी, लेकिन उस सब के बावजूद जलसे वो भी बहुत बड़े बड़े कर रहे थे। मज़ार कायद का जलसा बहुत बड़ा किया था उन्होंने, लेकिन क्या हुआ कि कराची से वो सिर्फ एक MNA की सीट निकाल सके, आरिफ अलवी साहब की। तो आपके पास इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी वोटर स्ट्रैटेजी क्या है? आप जो जलसे बड़े कर रहे हैं इसे कैपिटलाइज कैसे करेंगे वोटर टर्नआउट में? देखिए, कराची और अर्बन सेंटर्स और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और खास तौर पर अर्बन सेंटर्स में। चले गांव देहातों में तो जागीरदार वडेरों की जो सीटें होती हैं उसके ऊपर उनका वो अपने लोगों को निकाल लेते हैं, लेकिन अर्बन सेंटर्स की पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास होगी वो ही प्रिवेल करेगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमने पहले दिन से लेकर हमारे पास जो लोग हैं, हम लोगों ने 30 सालों तक ऑर्गेनाइजेशन ही में काम किया है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, कैसे परवान चढ़ती है, ये हमारे पास जो लोग हैं हमसे अच्छा बेहतर कोई नहीं जानता। तो हमने इन पौने 2 सालों में अपनी ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। यूनियन काउंसिल ग्रास रूट लेवल से लेकर टाउन्स, यूनियन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट्स, नेशनल काउंसिल, तमाम शोबेजात, लेडीज विंग है, स्टूडेंट विंग है, यूथ विंग है, हमारे पास लॉयर्स फोरम है, उलमा कमेटी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिजनेस फोरम है हमारे पास। ये ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, राइट इन प्लेस है। हम फिर अपना नैरेटिव जो हमने, आपको सबको पता है पाकिस्तान के अब लोगों को कि हमने क्या बात की है, क्या बात कर रहे हैं, और लोगों ने हमारी बात जो है वो मान ली। तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने जब पीटीआई का जिक्र किया, देखिए 2013 में जब पीटीआई को वोट पड़ता है यहाँ पर, जो भी 10 लाख वोट पड़ते हैं यहाँ पे अराउंड, वो मैं समझता हूं कि अल्ताफ हुसैन साहब की नफरत का और एमक्यूएम का की नफरत का वोट था। क्योंकि एमक्यूएम 2008 से 2013 तक अल्ताफ हुसैन साहब 5 दफा हुकूमत में गए, 5 दफा हुकूमत से बाहर आए, लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, इसलिए लोगों ने ये वोट डाला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पीटीआई उस वोट को टैप नहीं कर सकी, उस वोट को कन्वर्ट नहीं कर सकी अपने मैनिफेस्टो के वोट में। लोगों ने एक नफरत, मैं समझता हूं कि नफरत पे, अल्ताफ हुसैन की नफरत में वोट डाला, और उनके पास ऑर्गेनाइजेशन मैं समझता हूं कि जो है वो नहीं थी, तवज्जो नहीं दे पाए। हमने इन तमाम, लेकिन मुस्तफा भाई मुझे इंटरप्ट करने की इजाजत दीजिएगा। आपने कहा कि पीटीआई को जो वोट पड़ा था आपके नजदीक वो एंटी अल्ताफ था, वो अल्ताफ हुसैन से नफरत का वोट था, लेकिन आज आपने अपनी बड़ी जबरदस्त जो तकरीर की है, खिताब किया, आपने उसमें कहा कि मैं लिसानी नफरत की सियासत नहीं करूंगा। इट मींस कि आप नफरत का वोट वो कैपिटलाइज नहीं करना चाहते। तो आपको कौन सा वोट पड़ेगा 2018 में? इश्यूज के जो गवर्नेंस की कंडीशन है कि ये मैं नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आकर 22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री वीडियोस दिखाते हैं पानी और सेवरेज के ऊपर, वजीर आला को बुलाकर, जिसमें मुझे भी उन्होंने बुलाया था, वहां पर पूरे कोर्ट हॉल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 जजेस बैठकर वीडियो दिखाते हैं कि सिंध के 20 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की, जो पीने के पानी की कंडीशन जो है वो क्या है, और उसमें कराची और हैदराबाद भी शामिल है, तमाम सिंध के 20 डिस्ट्रिक्ट दिखाए, जिसमें कराची में ये बताते हैं कि कराची में जो लोग पानी पी रहे हैं उसमें से 95% पानी इंसानी फुजला मिला हुआ है, यानी कि वो जहर आलूद पानी है, सेवरेज का पानी उसमें जो है मिला हुआ है। ये 2.5 करोड़ की आबादी के लोग अपने बच्चों को पिलाने पर मजबूर हैं, और साथ ही साथ उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री में ये वाली बात भी बताई कि कितनी सारी बीमारियां बच्चों में, लोगों में हो रही हैं। जहां पर गवर्नेंस का ये इशू कि जहां पर पीने का साफ पानी नहीं हो, कराची कचरा कुंडी बना दिया हो, अस्पतालों में दवा नहीं हो, यहां पर स्कूलों में तालीम नहीं हो, सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हो। अभी आप देखेंगे, अभी चंद दिनों पहले शाहर फैसल बनाई है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए से वो बैठ गई हो, तो वहां, और बिजली नहीं है, सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है, सुबह गैस नहीं है, रात में बिजली नहीं है, उस जगह पे इश्यूज के ऊपर मैंने सियासत करनी है, लोगों के मसाइल के ऊपर सियासत करनी है, लोगों को बताना है कि आपने जिन लोगों को वोट दे रखा है, पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को, आपने अपने हाथ कटवा लिए। मेरा माजी लोगों के सामने है, जब मैं था तो कराची क्या था, हमने किस तरह डिलीवर किया है, हमने किस तरह रातों को खड़े होकर कराची की खिदमत की है, ये वो, और फिर ये नैरेटिव हमने यहां से जुल्म को, निजाम को खत्म किया। अल्ताफ हुसैन साहब को उस वक्त चैलेंज किया जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत होती थी शहर में। हम 2 लोग आए, फिर दर्जनों आए और खड़े हो गए। आज अल्लाह का शुक्र है कि लाखों करोड़ों लोग हमसे जुड़ गए। तो ये वो सब कुछ पैकेज है जो लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं, जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला और लोगों ने बता दिया है कि वो किसके साथ हैं। आप देखें कि एक भी काउंसलर मेरे साथ नहीं है, ना कोई MNA MP है, ना कोई मिनिस्टर है,
आप देखें लोगों की तादाद कराची के पिछले कई सालों में होने वाले बड़े जलसों में अल्लाह का शुक्र है 24 दिसंबर का जलसा था। बिल्कुल ठीक। मुस्तफा भाई, आपने कहा कि आप गवर्नेंस के इशू पे वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त तक हम जितना देख रहे हैं कि आपके पास एमक्यूएम के लोग डिफेक्ट होके आ रहे हैं। आज भी आपने एमक्यूएम के एक एमपीए शहराज वहीद, उनकी पतंग आपने काट ली। पीपल्स पार्टी पे आपने वैसे लफ्जी तीर कमान जो है वो आपने तान ली थी। तो आप समझते हैं कि आप पीपल्स पार्टी का वोटर, पीपल्स पार्टी का वोट वो भी तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि ऑन ग्राउंड इन रियलिटी हम देख रहे हैं कि आपके पास एमक्यूएम का वोटर या एमक्यूएम का कारकुन या एमक्यूएम का रहनुमा टूट के आ रहा है। आप बेसिकली आप जब तज्जिया करते हैं आप या और दूसरे लोग, वो तो एमएनए एमपीएस को देखकर ये माइंड बनाते हैं। मेरे पास रोजाना एएनपी के लोग आ रहे होते हैं, पीटीआई के लोग आ रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग आ रहे होते हैं, एमक्यूएम के लोग आ रहे होते हैं, न्यूट्रल लोग आ रहे होते हैं। मैं इंटीरियर सिंध 10 डिस्ट्रिक्ट 10 दिनों तक मैंने विजिट किया। मैं थर गया हूँ, मैं सांगड़ गया हूँ, मैं जुड्डो गया हूँ, मैं नवाबशाह गया हूँ, मैं मीरपुर खास गया हूँ, मैं ठट्टा गया, मैं उसके बाद कोटरी गया, और आगे जाकर हम 10 डिस्ट्रिक्ट हमने जो है विजिट किया। अभी मैं अगला फेज हमारा जनवरी में शुरू होने वाला है। अब हम अपर सिंध में जाएंगे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ये ऑर्गेनाइजेशनल तंजीमें मौजूद हैं, हमारे कारकुनान मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, काम हो रहा है, दावत दे रहे हैं। और मैं तीर कमान नहीं चला रहा, मैं जस्ट टू सिर्फ अपना मैं वर्जन दे दूं। आई डू नॉट वांट टू यूज द वर्ड करेक्ट, लेकिन मैं सिर्फ अपना वर्जन दे दूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि वजीर आला साहब ने मेरे सामने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसके बाद अपनी मीटिंग में 4 दिनों के बाद अपनी मीटिंग में जो रिपोर्ट हुई अखबारों में, वो ये खुद से कह रहे हैं कि कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है, जो कि सेंसस में आई है, और उस बिना पर कराची को 1240 मिलियन गैलन जो कि पानी जिसकी हम डिमांड, जिसको तमाम तज्जिया निगार और वाटर बोर्ड का अमला और सरकारी मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि आज कराची को 1240 मिलियन गैलन पानी चाहिए। 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। वजीर आला सिंध, जिसको इस वाली बात को एंडोर्स करना चाहिए, जिसको लड़ना चाहिए सिंध की आबादी कम कर दी गई, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है, 2.5 करोड़ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कराची को 1240 मिलियन गैलन पानी नहीं चाहिए, कराची को 800 मिलियन गैलन पानी चाहिए। जब मेरा अपना वजीर आला अपने सूबे में होने वाले मर्दमशुमारी में कम होने वाले, गायब होने वाले लोगों के ऊपर मोहर लगा देगा, तो मैं किससे फरियाद करूं, मैं कहां बोलूं? और ये कितनी बड़ी ज्यादती की बात है कि आइंदा 10 सालों में अब जब भी पता नहीं कब सेंसस दोबारा होते हैं, आप देखें कि यही इसी पॉपुलेशन पे हमें जो है वो तमाम फंड मिल होंगे। लाहौर और अगर कराची में आप मवाजना करें, लाहौर में आपको कोई फाटक आदमी नजर नहीं आता, पख्तून नजर नहीं आते, सराइकी नजर नहीं आते, बंगाली नजर नहीं आते, बर्मीज नजर नहीं आते, सिंधी नजर नहीं आते। लाहौर की आबादी पिछले 18 सालों में 3% के हिसाब से बढ़ी है, 3%। कराची में दुनिया का सारा इंसान यहां मौजूद है, फाटा के लोग यहां मौजूद हैं, सिंध के लोग यहां मौजूद हैं, बंगालीज यहां मौजूद हैं। जो रोहिंग्यन जो आप सुनते हैं बर्मा में, जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, बर्मा के बाद सबसे बड़ी तादाद में अगर रोहिंग्यन कहीं पर मौजूद है तो वो कराची में मौजूद है। उर्दू बोलने वाले यहां हैं, बलोच यहां हैं, सिंधी यहां हैं, कश्मीरी यहां हैं। कराची की आबादी 18 सालों में 1.5% के हिसाब से बढ़ाई आपने, 1.5%। लाहौर कितने परसेंट बढ़ा? 3% के हिसाब से। आई मीन, ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। इस पे मेरे वजीर आला को खड़ा होना चाहिए। तो वो खुद से ही लोगों को डांट रहा है कि नहीं भाई, कराची की आबादी यही है जो बताई जा रही है, तो मैं किससे फरियाद करूं? तो मैं बिल्कुल तीर कमान नहीं चला रहा, मैं लोगों के हुकूक की बात करूं। लेकिन मुस्तफा भाई आप मुसलसल मर्दमशुमारी पे तहफ्फुजात का इजहार करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त मामला यह है कि हल्का बंदियों के हवाले से बिल जो है वो अब तो कानून बन चुका है। अब तो प्रेसिडेंट साहब ने भी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। अब तो एक तरह से सबने तस्लीम कर लिया है, पीपल्स पार्टी ने भी तस्लीम कर लिया है कराची की ये आबादी जो मर्दमशुमारी में है, एमक्यूएम ने भी तस्लीम कर ली है, इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां उस पर स्टार्ट करना शुरू कर दी हैं। लेकिन 1 मंथ उसने रखा है हल्का बंदियों पर एतराज के लिए। तो क्या आपके ज़हन में प्लान है कि जब वो 1 महीना खुल के सामने आ जाएगा तो आपकी तरफ से हल्का बंदियों पर एतराज सामने रखा जाएगा? नहीं, इतने आपको बताया ना क्या करने जा रहे हैं। ये नई कॉन्स्टिट्यूंसीज तो नहीं बढ़ा रहे। इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने साउथ की पॉपुलेशन को सिर्फ 18 सालों में 3 लाख बढ़ाया है। जहां पर क्लिफ्टन बन गया, बड़े बड़े वो फ्लैट बन गए, वहां पर पूरे क्लिफ्टन, लियारी, डिफेंस को इन्होंने सिर्फ 3 लाख बढ़ाया है। इन्होंने वेस्ट की आबादी को बढ़ा दिया, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आबादी कम कर दिया। अभी क्या करने जा रहे हैं, अब ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से 1 MNA 2 MPS को निकालकर वेस्ट में डालने जा रहे हैं।
देही इलाकों में, ये मलीर की सिटी की एक सीट को निकालकर ये मलीर देही में डालने जा रहे हैं। ओ बाबा, खुदा को मानो यार। फिर कहते हो कि मुल्क में जो है वो इंसर्जेंसी क्यों हो रही है, लोग जो है वो हथियार क्यों उठा रहे हैं, लोग, आप पूरे मुल्क में आर्मी ऑपरेशन करती चली जा रही है। और भाई आपके इन्हीं होशियारियों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ओ खुदा के वास्ते यार, आप हमें भी लेकिन मुस्तफा भाई मेरा सवाल ये था कि आपने तहफ्फुज़ात बड़े अपनी एक सेकंड, अपनी करप्शन, ये सिंधी नहीं, ये सिंधी कोई जुबान बोलने वाले नहीं चाहते, सिंधी पंजाबी बलोच पख्तून नहीं चाहते। ये हुक्मरान जो कि अपनी तसल्लुत को रखना चाहता है नाजायज, वो ये सारी इंजीनियरिंग करता है जिससे नुकसान पाकिस्तान का है। मैं पाकिस्तान के सारे इदारों को कहता हूं कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती ना करें। मुस्तफा भाई, आपने अपना नैरेटिव बहुत जबरदस्त अंदाज में सामने रख दिया, बार बार आप इसकी हैमरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि आपकी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी। इलेक्शन कमीशन जो 1 मंथ रखेगा हल्का बंदियों पर एतराज के हवाले से, उसमें मुस्तफा कमाल पीएसपी की तरफ से एतराज सामने आएंगे? जी बिल्कुल एतराज सामने आएंगे। मैं तो एतराज कर रहा हूं ना, मैं आज कर रहा हूं भाई। पाकिस्तान का लॉ जो है वो कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह की तरफ से उतारी हुई कुरान पे लिखा हुआ कोई सहीफा नहीं है ना कि चेंज नहीं हो सकता। आप 10,000 चीजें अपनी चेंज करते हैं ना यार। ये जो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा के वास्ते कराची का सारा बिजनेसमैन, कराची के सारे सिविल सोसाइटी के लोग, कराची के सारे अखबार के लिखारी, कराची के सारे एडिटोरियल लिखने वाले, आप देखें ना डॉन ने कितनी बड़ी बड़ी इसके ऊपर फीचर्स, कितने बड़े इदारियां लिख दी हैं इस सेंसस के ऊपर। तमाम रिटायर्ड जजेस की मैं फीलिंग जान दो, रिटायर्ड जजेस से आप बात करें जो कि रिटायर्ड जजेस हैं, वुकला हजरात हैं, सब कह रहे हैं कि ये और इसमें ये बिल्कुल ओपन है। आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं कि लाहौर 3.3% के हिसाब से बढ़ा है, जहां पर कोई भी पाकिस्तान के बाहर का रहने वाला नहीं है, और कराची जो है 1.5% के हिसाब से बना है। इसी से आप सामने निकाल लें। ठीक है मुस्तफा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। मुस्तफा कमाल साहब से खुसूसी गुफ्तगू हो रही थी कराची के मसाइल के हवाले से। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ पंजाब और मरकज की सियासत के हवाले से बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब पहले ही सऊदीया में हैं, नवाज शरीफ साहब सऊदीया जाने की तैयारी में हैं। विल टॉक आफ्टर दिस, आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करेंगे पंजाब की और मरकज की सियासत के हवाले से। शहबाज शरीफ पहले ही सऊदीया में हैं, नवाज शरीफ अब सऊदी अरब जा रहे हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है। हमारा एक और NRO है, और वो नेशंस रिवाइवल ऑर्डर। जैसे जैसे 31 दिसंबर नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी गर्मा गर्मी और सियासी सरगर्मियों में इजाफा होता चला जा रहा है। मुल्क में जहां पर NRO, एक नए NRO की अफवाहें और खबरें गर्म हैं, वहीं पे आज एहसन इकबाल साहब ने एक NRO की तस्दीक कर दी, लेकिन कहा कि ये पीपल्स पार्टी वाला NRO नहीं है, बल्कि ये नून लीग का नेशनल रिवाइवल ऑर्डर है। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने सियासी बात को एक नया रंग दे दिया। शहबाज शरीफ साहब पहले ही सऊदीया में हैं। अब खबरें ये हैं कि नवाज शरीफ साहब भी सऊदीया रवानगी की तैयारियों में हैं और अगले चंद रोज में वो सऊदी अरब चले जाएंगे। क्या एक नया सऊदीया प्लान तैयार हो रहा है? क्योंकि पहले भी आज से 10-11 साल पहले एक जिद्दा डील की बात हो रही थी। क्या कोई सऊदी अरब में नई डील हो रही है? क्या कोई नया NRO तश्कील पाया जा रहा है? शहबाज शरीफ साहब अगरचे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सऊदीया विजिट को एक निजी विजिट की शक्ल दी जा सके, और ट्विटर पे उनकी तरफ से सरगर्मियों की मुसलसल तशहीर भी की जा रही है, जहां पर वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कभी नमाज फजर अदा करते दिखाई देते हैं, कभी अचानक मुलाकात होती है उनकी तुर्की के सरबराह से, और इसको ये रंग देने की कोशिश की जा रही है कि ये एक निजी दौरा है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ होना जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, वो आसार काफी वाज़ेह हैं, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब की सऊदीया रवानगी कुछ ही दिनों की मेहमान है। शहबाज शरीफ साहब सऊदीया में हैं, यहां इमरान खान साहब हुदैबिया केस के पीछे
लग गए हैं और आज की खबर यह सामने आई है कि इमरान खान साहब ने कुछ नया मवाद इकट्ठा कर लिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि पनामा केस के हवाले से भी इमरान खान साहब ने बहुत सा मवाद इकट्ठा किया था, जिसके लिए उन्होंने बहुत से दौरे बरतानिया के किए थे, दुबई के भी कई चक्कर लगाए थे। अब पाकिस्तान से ही खबर है कि उनके पास हुदैबिया केस के हवाले से कुछ नया मवाद इकट्ठा हो गया है। शेख रशीद साहब पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हुदैबिया केस में वो खुद अपील में जाएंगे, तो अब इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब इकट्ठे मिलकर हुदैबिया केस शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ परस्यू करवाएंगे। उधर आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं, तारुल कादिर साहब से मुलाकात करेंगे। एपीसी में शायद वो इमरान खान साहब के साथ ना बैठें, लेकिन नवाज हुकूमत या आप उसे शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत कह लें, उसके खात्मे के लिए सरतोड़ कोशिशें की जाएंगी। सिर्फ 30 या 31 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा है। आज की बड़ी अपडेट यह भी है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी की सदारत से भी नाअहल कर दिए जाएं, क्योंकि एक बार फिर इमरान खान और शेख रशीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरखास्तों को अदालत में फतह हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी नए साल के आगाज से ही नाअहल शख्स के पार्टी सदर होने के खिलाफ 13 दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब उसके सरबराही करेंगे। सो नया साल जहां पर सियासी गर्मा गर्मी, सियासी हलचल में इजाफा करेगा, वहां नवाज शरीफ साहब के लिए क्या सियासी पैगाम लेके आता है? सऊदी अरब का विजिट कामयाब रहता है या यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो चक्कर लगाए जाएंगे इमरान खान साहब की तरफ से, शेख रशीद और पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो कामयाब रहेंगे? तो 30 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर के बाद नए साल के आगाज से नई नई डेवलपमेंट्स हमें सियासत में नजर आएंगी। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो।